इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब आपको स्क्रीन पे एक मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप को देखेंगे, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। असल में ये दो मैप है और बारी बारी से दोनों ही मैप को हम देखेंगे। टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer अल-इदरीसी। तो जो पहला मैप है इसको एक अरब के जियोग्राफर ने बनाया था जिसका नाम है अल-इदरीसी। मैप 1 यानी जो मैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. उसने अपने वर्ल्ड का जो एक बड़ा सा मैप बनाया था ना, ये उस बड़े से मैप का एक टुकड़ा है। इसमें डिटेल दी गई है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। मैप 2 was made in 1720s by a French cartographer. और जो दूसरा मैप है वो फ्रांस के किसी ने बनाया है। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो मैप्स बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है। The two maps are quite different even though they are of same area. दोनों ही मैप बिल्कुल अलग अलग हैं जबकि ये एक ही जगह के बनाए गए हैं। In Al-Idrisi map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. ये जो मैप इन्होंने बनाया है तो यहाँ पर श्रीलंका को ऊपर दिखा दिया गया है, ठीक है, नॉर्थ में, और साउथ में हमारा इंडिया दिखा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। और जो नाम है जगह के वो अरेबिक में है। ये पहले मैप में है जो कि अरब जियोग्राफर अल-इदरीसी ने बनाया है। देखो, ये मैप 2 है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाई थी। अभी हमने पढ़ा था क्या लिखा है, ये कहाँ से लिया गया है। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस। जो अर्ली 18th सेंचुरी की एटलस होती थी। एटलस क्या होता है? ऐसी किताब जिसमें मैप्स वगैरह होते हैं, है ना, बुक ऑफ मैप्स। एटलस नो व्यू ऑफ यूलेमी डी इसले। प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर सकते हैं बिकॉज ये फ्रेंच में लिखे हुए हैं, इस वजह से। देखो, इसमें जो इंडिया है वो कुछ हद तक वैसा ही दिख रहा है जैसे आज के टाइम पे इंडिया है, कुछ इसी प्रकार से है इंडिया। नीचे श्रीलंका है, लगभग ऐसे ही दिख रहा है। बट इसमें हमें ज़्यादातर चीज़ें जो दिख रही हैं, कोस्ट की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं ना, नीचे वाली। ऊपर की इतनी समझ में नहीं आ रही हैं। यहाँ आगे देखते हैं अब। There are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelt in the map as Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1, during which the time information about the subcontinent had changed considerably. तो अगर इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो आज के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज है उसकी स्पेलिंग के की जगह क्यू करके लिखी हुई है, ठीक है। और जो ये मैप 2 था ये लगभग 600 साल बाद बनाया गया था मैप 1 के। मैप 1 में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। श्रीलंका नॉर्थ में है, इंडिया साउथ में है ना, थोड़ा उल्टा टाइप का है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। और मैप 1 में देखेंगे और मैप 2 में देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो इसमें जो टाइम इंफॉर्मेशन है सब कॉन्टिनेंट की काफ़ी चेंज हो चुकी थी। This map seems more familiar to us and the coastal areas in a particular are surprisingly detailed. देखो, ये तो हमने देखा मैप 1 में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये इंडिया का मैप है कि नहीं। लेकिन मैप 2 में हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये इंडिया का मैप है जिसके अंदर कोस्टल एरियाज को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। अब कोस्टल एरियाज को डिटेल में क्यों बताया गया? क्योंकि इस मैप को यूरोपियन सेलर्स यूज़ किया करते थे और सेलर्स क्या करते थे? जल यात्रा करते थे, यानी वोएजेस करते थे। वोएज क्या होता है? जो जल यात्रा होती है ना, पानी में होके आते थे शिप्स के थ्रू, सेलर्स उन्हीं को कहते हैं।
तो उनको तो कोस्टल एरिया से ही मतलब है ना, क्योंकि शिप कहाँ पर आकर रुकेगी, कोस्ट पे के पास। इसलिए इन लोगों ने अपने मैप 2 के अंदर किस पे ज़्यादा ध्यान दिया, किसको डिटेल करके दिखाया, कोस्टल एरियाज को। Equally important is the fact that the science of cartography differed in 2 periods. When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. अभी तक जो 2 मैप देखे हमने वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो साइंस है कार्टोग्राफी की, कार्टोग्राफी क्या होता है, क्या होता है कार्टोग्राफी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कार्टोग्राफर कौन होता है। तो कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप्स को बनाता है, ठीक है। तो मैप बनाने की प्रोसेस, स्टडी ही कहलाती है कार्टोग्राफी। तो दोनों ही मैप्स में 600 साल का अंतर है, जो बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसके अंदर कार्टोग्राफी की साइंस में भी अंतर आ गया होगा पीरियड्स में। तो वही हमें देखने को मिलता है। इस वजह से जो दोनों मैप हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जब भी जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, जब वो पुराने किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं या मैप्स को पढ़ते हैं या किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम के जो हिस्टोरिकल एविडेंस इनको मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या मैप के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उनका बैकग्राउंड अलग है, वो अलग अलग टाइम के हैं। देखा ना अभी हमने मैप 1 और मैप 2 में 600 साल का अंतर है। तो हर टाइम पे इंसान के पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उस हिसाब से वो व्यक्ति मैप बनाता है। अब आज के टाइम आप देखो, मैप में हर छोटी से बड़ी चीज़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग बाग समझने लगे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनने पूरी मैपिंग अच्छे से करी। लेकिन और पीछे जाओ तो मैप 2 आप देखो तो उतना अच्छा नहीं है। फिर मैप 2 से 600 साल पीछे और चले जाओ मैप 1, तो इन्फॉर्मेशन पे भी बेस्ड होता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेशली हिस्टोरियंस को थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ता है। वो बैकग्राउंड देखते हैं कि किस टाइम पे ये मैप बनाया गया था। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ये क्या है? मतलब नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज मतलब टर्म्स, जैसे जो शब्द हम यूज करते हैं ना, टर्म्स यूज करते हैं। तो नई और पुरानी शब्द क्या बताया जा रहा है, देखो। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? अगर मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन जो बन रही है ना, इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस की जा रही है वो समय के साथ बदल रही है। जैसे कि हमने मैप में देखा, पहले जितनी उन पे इंफॉर्मेशन थी तो उनने श्रीलंका को ऊपर बना दिया, जबकि श्रीलंका तो नीचे है। फिर जब उनको थोड़ा 600 साल बाद ज्ञान आया होगा, समझे वो लोग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो उन्होंने थोड़ा एक्यूरेट मैप बनाया और आज के टाइम पे हमें और ज़्यादा एक्यूरेट मैप देखने को मिलता है। तो इंफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज होती जा रही है लोगों की, ठीक है। तो ये बताओ, जब इंफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो जो लैंग्वेज है, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? जो मीनिंग्स होंगे शब्दों के, पहले के टाइम पे मान लो किसी शब्द का मीनिंग कुछ और था, आज कुछ और हो सकता है। लैंग्वेजेस कुछ डिफरेंट होंगी, आज कुछ और हो सकती हैं, है कि नहीं? हो सकती हैं। वही हम देखने वाले हैं। Historical records exist in a variety of language which have changed considerably over the years. ये जो हमें पुराने जितने भी सबूत मिले हैं या हिस्टोरिकल चीज़ें मिली हैं, इन पे जो भाषाएं लिखी हैं वो बहुत डिफरेंट हैं आज की भाषा से। क्यों? क्योंकि समय के साथ भाषाएं भी बदल गई हैं, इनकी भी जो चीज़ें थी, मीनिंग्स थे लैंग्वेजेस के, वो चेंज हो गए हैं। जैसे इंफॉर्मेशन में चेंज आया, वैसे ही लैंग्वेजेस में भी चेंज आ गया है। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो ये जो मेडिवल पीरियड, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो हिस्ट्री है इसे हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है अच्छे से पढ़ने के लिए। पहले हिस्ट्री होती है एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली मैन, और मतलब कैसे फिर उन्होंने फायर वायर जलाना सीखा, ये सब आपका अंदर आ जाता है किसके? एंशिएंट हिस्ट्री के। नाउ
आप क्लास 7 में जो आ चुके हो, आप पढ़ते हो मेडिवल हिस्ट्री। ये जो मेडिवल लिखा है ना, मेडिवल हिस्ट्री, जिसके अंदर आप दिल्ली के सुल्तान्स और अकबर, मुगल्स जो है ना, इनके बारे में पढ़ते हो। एंड देन थर्ड पार्ट है जो हिस्ट्री का, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं, जो नेशनल मूवमेंट्स थे उसके बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से अंग्रेजों से हमने लड़ाई करी और जीत हासिल करी, ये सब पढ़ते हैं अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे क्लास 8 की हिस्ट्री के अंदर। अभी आप क्लास 7 में हो, तो क्लास 7 की हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे अबाउट दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, इस सब के बारे में पढ़ोगे। तो जो वो जमाना था मुगल्स और सुल्तान्स का, वो मेडिवल जमाना था। वहां पर क्या बोली जाती थी? मेडिवल पर्शियन। लेकिन अगर आज की बात करी जाए, आज की बात करी जाए, तो जो मॉडर्न पर्शियन है, पहले मेडिवल पर्शियन थी, अब मॉडर्न जो पर्शियन चल रही है, भाषा तो पर्शियन ही है ना, पर्शियन एक लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत अंतर आ चुका है समय के साथ। यही मैं आपको बता रही थी कि लैंग्वेजेस में भी समय के साथ अंतर आ चुका है। The difference is not just with the regard to grammar and vocabulary. The meanings of word also change over time. देखो, एक भाषा जो भी होती है उसके अंदर कुछ शब्द होते हैं और व्याकरण होता है, यानी ग्रामर। जैसे इंग्लिश हुए, मान लो इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो इंग्लिश में कुछ वोकेबलरी होती है, जैसे वाटर मीन्स पानी, है ना, इस तरह कॉम मीन्स गंगा। तो ये क्या है? वोकेबलरी है, हमें ये भी पढ़नी पड़ती है। और ग्रामर देखना पड़ता है कि आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ एम आएगा। ये इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश की व्याकरण में सिखाया जाता है, जो भी रूल्स वगैरह होते हैं। सिमिलरली हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी के अंदर भी एक तो हम शब्द सीखते हैं, जैसे कि पानी है, या फिर पुस्तक होती है ना, किताब, ये सब क्या है? ये शब्द है, वोकेबलरी है हिंदी की। और फिर व्याकरण, ठीक है, व्याकरण के अंदर बहुवचन या जो मतलब जो भी रूल्स सिखाए जाते हैं कि इसके साथ ये आएगा या ये नहीं आएगा, ये हिंदी व्याकरण में सिखाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हर भाषा के अंदर ग्रामर होती है और वोकेबलरी होती है, ठीक है। तो ग्रामर और वोकेबलरी में तो चेंज आया ही आया है टाइम के साथ साथ। लैंग्वेज में जो मीनिंग्स थे शब्दों के, उसके अंदर भी चेंज आ गया है। अब वो क्या मीनिंग के अंदर चेंज आया है, उसका एग्जाम्पल देके मैं आपको अब बताऊंगी। जैसे एक वर्ड है हिंदुस्तान, आज भी आपने सुना होगा हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. समझ रहे हैं आप? आज के ज़माने में अगर कोई आपसे बोले हिंदुस्तान, तो दिमाग में आता है ये तो अपने इंडिया की बात हो रही है। आज का जो हमारा इंडिया है, आज के जो हमारे इंडिया की बाउंड्रीज है, उसके बारे में बात हो रही है, और वही है हिंदुस्तान। लेकिन आज से बहुत सालों पहले 13th सेंचुरी में जब हिंदुस्तान शब्द का यूज मिनहज ए सिराज ने किया था, जो चीज़ों के बारे में लिखता था, क्रॉनिकलर था कि इस समय ये हुआ, उस समय हुआ, उसको क्रॉनिकलर कहते हैं। क्रोनोलॉजी के बारे में जो लिखते हैं, मिनहज ए सिराज जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखता था, उसने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। लेकिन उस वक्त आज की बाउंड्री वाला इंडिया मौजूद नहीं था। तो फिर हिंदुस्तान का मतलब मिनहज ए सिराज के लिए क्या था? तो उस टाइम था हिंदुस्तान का मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा से यमुना के बीच का जो पार्ट है, उसको हिंदुस्तान कहा जा रहा है।
He used the term in political sense for the lands that were a part of dominions of दिल्ली सुल्तान। अभी हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, सो डोंट वरी। एक एग्जांपल देती हूँ, एक मूवी आई थी पद्मावत करके, पद्मावती रानी जी के बारे में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली सुल्तान का ही एक पार्ट है, एक राजा रहा है, ठीक है, एक एम्परर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो जो इसने रीजन बताए थे मिनज ए सिराज ने कि हिंदुस्तान क्या है, पंजाब, हरियाणा और गंगा से यमुना के बीच की जो जमीन है वो हिंदुस्तान है। तो दरअसल ये वो रीजन था जहां पर दिल्ली सुल्तान का कब्जा था, ठीक है। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। और हिंदुस्तान के अंदर असल में वो जगह आ रही थी जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में थी। तो जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान के जो सुल्तान्स हुए, उन्होंने अपना शासन बढ़ाया, टेरिटरीज पे कब्जा करा, मतलब जमीनों पे कब्जा करा, तो इस हिंदुस्तान शब्द का भी मतलब और बड़ा होता गया। जैसे मान लो कोई नई जगह है ना, उस पर भी कब्जा कर लिया दिल्ली सुल्तान के लोगों में, तो अब हिंदुस्तान का मतलब हो गया कि वो जगह भी हिंदुस्तान के अंदर पे आएगी। लेकिन हिंदुस्तान शब्द के अंदर कभी भी साउथ इंडिया की जगहों को इंक्लूड नहीं किया गया था, जबकि मॉडर्न हिंदुस्तान में देखा जाए तो साउथ इंडिया हमारा पार्ट है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है साउथ इंडिया हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का, है ना। लेकिन उस टाइम पे साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता था अंडर हिंदुस्तान। तो आप यही देख सकते हो कि शब्द तो वही है हिंदुस्तान, लेकिन जो 13th सेंचुरी में मतलब था, आज कुछ और मतलब है उसका, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent. अब क्या हुआ कि 16th सेंचुरी में बाबर आया। ये बाबर कौन है जानते हो? हुमायूं के पिता। अब हुमायूं कौन है जानते हो? अकबर के पिता, यानी अकबर के दादा है ये बाबर। इन्हीं ने आके मुगल शासन की स्थापना कर दी थी। मुगल शासन को स्टार्ट किया था इंडिया में बाबर ने, ठीक है। तो बाबर ने 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का जो यूज किया, इसका मतलब था जो फौना है, फूल पत्तियां हैं, या कल्चर हैं इस पूरे इंडिया वाले सब कॉन्टिनेंट के, इसका मतलब था ये। और उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग अलग नहीं थे, सब एक थे, ये पूरा एक ही सब कॉन्टिनेंट था। तो उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश, ये सब कुछ आ जाता था, ठीक है। As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. आगे जाके इसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एक 14th सेंचुरी में फेमस कवि रहे थे, पोएट रहे थे अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंद शब्द का यूज किया था, ठीक है। लेकिन जो आइडिया था ना ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी का, जैसे कि इंडिया है, वो भी मौजूद था, लेकिन उस टाइम पे जो टर्म हिंदुस्तान यूज किया जाता था उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग नहीं था, जैसे कि आज है। आज अगर हिंदुस्तान बोलते हैं तो फीलिंग आती है इंडिया की, पूरी बाउंड्रीज हमें पता रहती है कि ये हमारा हिंदुस्तान है, इतना। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. इसलिए आज के टाइम पे जो हिस्टोरियंस हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि वो कौन से शब्दों का यूज़ कर रहे हैं वाइल राइटिंग और वाइल सेइंग एनीथिंग, क्योंकि पहले के टाइम पे उन शब्दों का मीनिंग कुछ और होता था, आज कुछ और है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन।
In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given place. जैसे कि मान लो अभी जैसे मैंने बताया कि जो हिस्टोरियंस होते हैं आज के टाइम पे इन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है शब्दों का यूज करने से पहले, क्योंकि पहले इनका मीनिंग कुछ और होता था, आज कुछ और। फॉर एग्जाम्पल शब्द होता है फॉरेनर। आज के टाइम पे अगर फॉरेनर बोला जाए तो आप ये सोचोगे कि ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का नहीं है वो फॉरेनर है, ठीक है। जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इंडिया का नागरिक नहीं है, वो हर व्यक्ति फॉरेनर है, चाहे फिर वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, या यूरोप से आया हो, या अमेरिका से आया हो, वो सब हमारे लिए फॉरेनर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेडिवल पीरियड की बात की जाए तो फॉरेनर का मतलब ऐसा व्यक्ति था जो अजनबी हो, जिसे आपने कभी अपने विलेज में अपने गांव में ना देखा हो, ठीक है, या ऐसा व्यक्ति जो आपकी सोसाइटी का ना हो, आपके कल्चर का ना हो। कुल मिला के एक अजनबी व्यक्ति को फॉरेनर कहा जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी, ठीक है। जो मैंने अजनबी बोला ये लगता हमें है कि हिंदी भाषा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पर्शियन लोग हिंदुस्तान में रहे हैं ना हमारे, कि इनके काफ़ी सारे शब्द हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये हिंदी है, जबकि हिंदी नहीं है, ये उर्दू या पर्शियन भाषा रहती हैं। तो उनमें से ये एक शब्द है ये अजनबी, ये पर्शियन भाषा का है, और अगर हिंदी में बोलें तो परदेसी, ठीक है, यानी बाहरी व्यक्ति। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. Even इतना है कि जो व्यक्ति अगर मान लो सिटी में रह रहा है तो उसको जंगल वाले व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो अगर जंगल वाला व्यक्ति सिटी में आता है तो वो बन जाएगा फॉरेनर, क्योंकि सिटी वाला जंगल वाले को नहीं जानता। इतना ज़्यादा ब्रॉड मीनिंग था उस टाइम पे फॉरेनर का। But two peasants living in the same village were not foreigner to each other, even though they may have had different religions or caste background. लेकिन जो एक ही गांव के व्यक्ति थे, भले फिर उनके कास्ट या उनका कल्चर डिफरेंट हो, लेकिन अगर वो एक गांव के हैं तो वो आपस में फॉरेनर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरे गांव का है तो वो फॉरेनर कहलाएगा, ठीक है। और आज के टाइम में फॉरेनर क्या होता है, जो इंडिया का नहीं है, इतना बड़ा मतलब पूरे इंडिया से जो बाहर का होगा, दूसरी कंट्री का होगा, वो फॉरेनर है। और पहले दूसरे गांव के ही हो अगर तुम, तो तुम फॉरेनर हो। इतना अंतर था शब्द में। नाउ वी विल सी हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। सोर्सेस समझ रहे हैं, हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई करने के लिए उनको कुछ तो पता होना चाहिए, कोई सोर्स तो होना चाहिए। तो हम सोर्सेस के बारे में देखने वाले हैं। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. जो ये हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति, ये तरह तरह के सोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है। और इनके सोर्सेज जो ये यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ताकि इन्हें पता चले कि उस जमाने में क्या होता था, है ना। और इनके सोर्स डिपेंड करते हैं कि ये किस जमाने की पढ़ाई कर रहे हैं। मान लो इनको अकबर के बारे में पढ़ाई करनी है, तो अकबर के टाइम के जो सोर्सेस रहे होंगे, उसने कुछ लिखवाया होगा, है ना, या कॉइन्स कुछ छपाए होंगे, तो उनकी पढ़ाई करते थे, ठीक है। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। पिछले साल आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, है ना, और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। अब हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे 700 से लेके 1750 की। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. अब एक तरह के सेम सोर्सेज हैं जिसके ऊपर जो हिस्टोरियंस हैं वो डिपेंड हैं। अब ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, जैसे देखो कॉइन, सिक्के,
हर राजा ने अपने नाम से या अपनी डायनेस्टी के नाम से, ठीक है, कोई ना कोई कॉइन्स चलाए थे, तो उन कॉइन्स सिक्कों की पढ़ाई करी जाती है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे कुछ भी लिखवा दिया जाता था, मेटल शीट पे कुछ भी लिखवा दिया जाता था और कहीं गड़वा दिया जाता था ताकि प्रजा पढ़ सके। राजा की जो प्रजा होती थी, लोग होते थे, वो पढ़ सके। अशोका ने अशोका का नाम सुना है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे अशोका, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इधर उधर इंडिया में करवा रखे थे। आर्किटेक्चर समझते हैं, उन्होंने अपनी जो भी बिल्डिंग बनवाई थी, महल बनवाया था, उसकी देखते हैं कि क्या डिजाइन है, किस प्रकार का बनाया है, क्या साइंस लगाई है उसके पीछे। और जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखवाए हैं बहुतों ने, या टेक्सचुअल जो भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लिखवाते थे ना, ये भी तो राजा महाराजा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसमें सारे रिकॉर्ड्स चढ़ते थे कि किसी की भी जमीन कितनी लंबाई चौड़ाई, या किससे हम कितना पैसा ले रहे हैं, मतलब सब चीज टेक्सचुअल रहती थी, तो वो सारे रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं। But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. लेकिन अब क्या होता है कि ये सारी चीज में एक कंटिन्यूटी आती है, लेकिन कभी कभी डिसकंटिन्यूटी भी आ जाती है, क्योंकि बहुत तरह तरह के वैरायटी के टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इस पीरियड के, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले के टाइम पे पेपर हुआ नहीं करते थे, और जो पेपर नहीं हुआ करते थे, मान लो लिमिटेड अमाउंट में पेपर था, तो किसी व्यक्ति ने अगर उस पर कुछ लिखा, पेपर नहीं था, तो उस दूसरे व्यक्ति ने उस पहले वाले व्यक्ति का लिखा हुआ मिटा दिया और फिर उस पर लिख दिया। फिर एक जमाना ये आया, इस पीरियड की बात कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की, कि पेपर काफी हो गया सस्ता, ठीक है, तो लोग बाग लिखने लग गए। People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teaching of saints. अब पेपर सस्ता हो गया था, तो लोग बाग अपने जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, राजाओं के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, लेटर्स लिखा करते थे, और जो भी संत महात्मा ने सिखाया है उनकी टीचिंग्स को लिखा करते थे, ठीक है। सारे जुडिशरी से जो जुड़े हुए रिकॉर्ड्स होते थे ना, जस्टिस जज वगैरह वाले, उन रिकॉर्ड्स को लिखा करते थे, और अकाउंट्स और टैक्सेस, इनके जो रजिस्टर्स थे ये बनाया करते थे, क्योंकि अब क्या हो गया है, पेपर सस्ता हो गया है। यहाँ एक शब्द आया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है ये देखेंगे अभी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूरल्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो चीजें होती हैं जिन्हें हम हाथ से लिखते हैं, ठीक है, हाथ की मदद से लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पहले जब पेपर नहीं होता था तो पत्तों पे लिखते थे लोग, तो ये सब कहाँ मौजूद थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स? जो अमीर लोग थे, जैसे राजा महाराजा, उनने कुछ कुछ लिखवा के मैन्यूस्क्रिप्ट्स रख रखी थी। मोनास्ट्रीज जो होते हैं, मठ होते हैं बुद्ध लोगों के, उनने रख रखे थे, मंदिरों में थे, तो दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। तो इन सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, इनको क्या करा कि लेके कहाँ पर रख दिया, आर्काइव्स में रख दिया। ये आर्काइव्स क्या होती हैं, जरा साइड में देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि आर्काइव्स होती कहाँ है। A place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. आर्काइव एक ऐसा स्टोर हाउस समझ लो जहां पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। और आज के टाइम पे भी हमारे जो भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे MP, UP, बिहार, पंजाब, सारी स्टेट्स के अपने अपने वो होंगे, आर्काइव होंगे, और वहां उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड्स को जमा करके सेफली रखा हुआ, इस प्रकार से रहता है, ठीक है।
These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो ये जो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन इनको यूज़ करना उतना ही डिफ़िकल्ट भी होता है, ठीक है। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. अब यहाँ आपने पढ़ तो लिया कि इनको पढ़ना, इनमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन यूज़ करना डिफ़िकल्ट है। तो क्यों डिफ़िकल्ट है वही मैं आपको अभी नीचे बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. अब उस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, हाथ से लिखी हुई ये चीज़ें होती थी, इनको कॉपी किया जाता था बाय स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स कौन होते थे? स्क्राइब्स वो व्यक्ति होते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे, कॉपी करते थे देख के, तो उनको हम स्क्राइब्स कहते थे, ठीक है। देखो, अगर आपने कभी अपने दोस्त की कॉपी से होमवर्क किया है, कॉपी वो तो किया ही होगा कभी ना कभी, कॉपी है ना, जब आप नहीं जाते हो, या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हमेशा कॉपी ही करते हैं होमवर्क को किसी से, तो आपने देखा होगा कि कोई आसान नहीं होता है कॉपी करना, है कि नहीं। कई बार आपके फ्रेंड की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है उसने, कैसे कॉपी करें। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन, है ना। कई बार क्या हो जाता है कि आपके फ्रेंड की राइटिंग इतनी गंदी है कि आपको समझ में नहीं आता उसने लिखा क्या होगा, फिर आपको जो आपके दिमाग से समझ में आता है आप वो वही लिख देते हो। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके दोस्त और आपकी कॉपी में कुछ अंतर आ जाता है कि नहीं। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, और इसी की तरह बिल्कुल मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग है जो कि स्क्राइब्स किया करते थे। As scribes copy manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there. और इसी प्रकार से जब स्क्राइब्स कॉपी करा करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, तो वही उनको भी समझ में नहीं आता था कि ये पहले टाइम पे कौन ने क्या लिख दिया, तो वो कुछ शब्द कहीं लिखते थे, कोई सेंटेंस कहीं लिख देते थे। इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, ये स्मॉल जो डिफरेंसेस हैं, ये आगे जाके बड़े हो जाते थे सेंचुरीज में, क्योंकि अगर मान लो आज कोई सब जो स्क्राइब है वो कुछ और लिख के गया, उसने ए को बी बना दिया मान लो, तो अब वो बी बन के रह गया, फिर कोई और स्क्राइब आएगा उसको बी की जगह डी दिख रहा होगा तो वो डी बन गया, लेकिन असल में स्टार्टिंग में ए था, ए का पहले बी बना फिर डी बन गया। तो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी हो जाते हैं सेंचुरीज दर सेंचुरी कॉपी करने से। अब ये फिगर देखते हैं, इस फिगर में हमें क्या बताया जा रहा है। फिगर 1, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब ये एक स्क्राइब है और ये क्या कर रहा है, इस कॉपी से देखकर एक अलग कॉपी बना रहा है, ठीक है, कॉपी कर रहा है। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज। ये आपको इतनी बड़ी यहाँ दिख रही है, असल में बहुत छोटी ये पेंटिंग है, ठीक है, इसलिए इसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, मतलब बहुत छोटी वाली, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कई बार जो टेक्स्ट होते थे उनको और अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। बहुत छोटी छोटी सी पेंटिंग्स होती हैं। They were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just miniatures. ये जो पेंटिंग्स होती थी इतनी खूबसूरत होती थी कि जो कलेक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट को साइड में रख देते थे और मात्र इन मिनिएचर पेंटिंग्स को बेचा करते थे। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम क्या, जो अभी हमने पढ़ी कि पहले कुछ और स्क्राइब था, अब ए का डी बना दिया था, ए का किसी ने बी बनाया, बी का फिर किसी ने डी बनाया, ये चीज़ मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाई। तो एक तरीके से ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज वी रियरली फाइंड ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर, क्योंकि ना के बराबर है कि हमें असली मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाए, क्योंकि भाई सदियों साल हो गई। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटेस्ट स्क्राइब्स, और हम पूरी तरीके से डिपेंड किस पे है, जो पुरानी स्क्राइब्स आए ना आगे चलकर जिन्हें कॉपी करी, उन पे डिपेंडेंट है।
As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what author had originally written. और इसी वजह से एक मुसीबत आ गई हिस्टोरियंस के लिए कि उनको एक ही चीज़ की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपीज़ को पढ़ना पड़ता है कि किसी स्क्राइब ने कुछ लिखा है, किसी स्क्राइब ने कुछ लिखा है, तो फिर इस सब को पढ़ के हिस्टोरियंस थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सारे स्क्राइब्स की जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको, फिर सोचते हैं कि अच्छा ओरिजिनली ऑथर ये लिखना चाहता होगा, और फिर आगे को वो अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं और फिर हमें हिस्ट्रीज के बारे में नई नई चीज़ों का पता लगता है। अब ये देखिए फिगर 2, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक। अब देखो जो डिफरेंट हैंड राइटिंग्स हैं आपको भी लग रहा होगा ना, तो उसमें पर्शियन और अरेबिक हमें पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। द नास्तालिक स्टाइल इज कर्सिव एंड ईजी टू रीड। अगर आप अपने लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो ये नास्तालिक स्टाइल है, थोड़ा कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना इंग्लिश में, कुछ इस प्रकार की है, तो थोड़ी सी इजी है पढ़ने में। एंड द शिकास्ते, राइट साइड में जो ये राइटिंग है इसको हम शिकास्ते कहते हैं, थोड़ी सी देखो डार्क डार्क भी लग रही, डेंसर होती है, और इस वाली राइटिंग को पढ़ना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ये वाली राइटिंग इजी है। खैर हमारे लिए तो ये दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि हमको ये लैंग्वेज नहीं आती है। On occasions, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. तो टाइम के साथ साथ ये जो क्रॉनिकल्स होते हैं ना, मतलब जो क्रोनोलॉजी लिखते, क्रोनोलॉजी ये होती है कि मतलब 1707 में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं, और इसके बारे में लिखने वाले क्रॉनिकल्स होते हैं। तो जैसे 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने पहला जो वर्जन था अपने क्रॉनिकल का लिखा था 1356 में और फिर दोबारा से लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1960s। और एक ही इंसान ने लिखा है लेकिन दोनों ही वर्जन डिफरेंट हैं, और हिस्टोरियंस को 1960s तक पता ही नहीं पड़ा कि फर्स्ट वर्जन का एग्जिस्टेंस क्या है। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, ये घुमा सा रहा, लॉस्ट रहा बड़ी सी लाइब्रेरी में, पता ही नहीं था हिस्टोरियंस को कि कहाँ इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स का। अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो कोई बात नहीं, एक दो बार जब आप सुनोगे ना और ध्यान से सुनोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हिस्ट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कैसे मार्केट पॉलिसीज़ होती थी उस टाइम पे, बड़ा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। और अपने व्यूज़ मुझ तक शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।